तो हेलो क्यूरीज, व्हाट्सअप। स्वागत है आपका एक्सप्लेनर न्यू चैनल के ऊपर। तो आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर। तो जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लोग पहले जाकर पिछले पार्ट्स देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, और चाहो तो तुम प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। एंड हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। और हाँ, जो लोग नए हैं उन लोगों को भी मैं ये बता दूं कि ये पार्ट सबसे ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और मिस्ट्रीज खुलने वाली हैं। और अगर तुम लोग न्यू वॉचर्स भी हो तो तुम लोगों को इस पार्ट को तो जरूर ही देखना चाहिए। तुम लोगों को शुरू से यहाँ तक तो जरूर ही आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम शायद इस सीरीज को छोड़ नहीं पाओगे। और हाँ, लेट के लिए मुझे माफ करना। और हाँ, एक और जरूरी बात, सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि 1K होने वाला है। हम लोग 1K के ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग 1K के बहुत ज्यादा ही पास पहुंच चुके हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। वैसे ये एपिसोड सच में क्रेजी है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीओ और नेम के बीच में फाइट हुई होती है, जहाँ पर सीओ उसे उसके घर ले गया होता है, और उस सीओ को पता चला होता है कि नेम के अंदर एक नहीं बहुत सारे मल्टीपल्स डार्क मॉर्टल्स हैं, और ये झेल कैसे रहा है ये उसे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज कर रहा होता है, बहुत ज्यादा ही परेशान कर रहा होता है। तो हमें ये भी पता चला था कि नेम बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए ये सब ये कर पा रहा है। और हमें ग्रैंडपा के थ्रू ये भी पता चला था कि नेम का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है गैंग जियोन। तो अब हम उसी का पास देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कोई हमें बता रहा होता है कि जो गैस प्रोड्यूस होती है वो असल में डार्क मॉटल्स को जलाकर प्रोड्यूस होती है। डार्क मॉटल्स जलते हैं फ्लेम से, उसके बाद वो ब्लैक गैस बनती है, और फिर वो ब्लैक गैस उस सब्जेक्ट मतलब आदमी के शरीर के अंदर जाने लगती है। उससे वो उसके शरीर के अंदर पूरी तरह से फैल जाती है, और उसके बाद डार्क मॉटल उस आदमी के शरीर पर कंट्रोल लेने लगता है। और हम देखते हैं कि जियोन के शरीर के अंदर भी वो पूरी तरह से गैस फैल गई होती है, मतलब अंदर चली गई होती है, और उस पे भी डार्क मॉटल हावी हो रहा होता है। और डार्क मॉटल उसे हावी मतलब उसके ऊपर हावी हो जाता है, उसे वश में कर लेता है। और हम देखते हैं कि फिर से वही आदमी मतलब प्रोफेसर हमें बता रहा होता है कि वो तुम्हारे कानों में फुसफुसाएंगे, तुम्हें वश में करने की कोशिश करेंगे। उससे वो तुम्हारे पूरे बॉडी की कंट्रोल लेने का कोशिश करेंगे, और उसी समय जब तुम्हारे अंदर की डार्कनेस बाहर आने लगेगी तुम एक डार्क मॉटल में तब्दील हो जाओगे। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर बोल रहा होता है क्या सब कुछ ठीक गया। और हम देखते हैं कि जियोन एकदम नॉर्मल ही होता है, मतलब गैस अंदर जाने के बाद भी बस वो खांस रहा होता है। ये चीज देखकर सीओ भी शॉक हो गया होता है, और ये प्रोफेसर कह रहा होता है कि होना तो ऐसा ही चाहिए था, मतलब मैं चाहता था कि ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से फाइन कैसे है, इसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ। फिर हम जियोन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ, क्या ये सब खत्म हो गया, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि ये आता है और उस मिरर वॉल के ऊपर में अपना मुंह लगाते हुए कह रहा होता है कि क्या आप लोग यहाँ हैं। वैसे मुझे नहीं पता था कि ग्लास के आर पार नहीं देख सकते, शायद ये एक तरफ से ही देखने वाला ग्लास है। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, क्या आप लोग बताएंगे नहीं? क्या कमाल की चीज है ये। और इसकी ये बड़बड़ सुन सुनकर ये लोग दोनों इसे बेवकूफ समझ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर लैब में सीन शिफ्ट होता है, और ये प्रोफेसर जियोन से कह रहा होता है कि देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तक चीजें सही गई हैं। तो जियोन बोलता है क्या ट्रीटमेंट सही गई? असल में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, जैसा आपने कहा था कि मुझे बहुत ज्यादा पेन होने वाला है। तो ये प्रोफेसर कहता है कि चिंता मत करो, वैसे ये एक अच्छा ही साइन है, ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब है तुम्हारी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, मैंने जो रिंग दी है तुम्हें उसे पहन कर ही रखना। अगर बाय एनी चांस कुछ हो गया तो रिंग तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। मतलब रिंग तुम्हारे लिए सही चीज है, अगर तुम उसे पहन के रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें फ्यूचर में। तो जियोन कहता है अच्छा ऐसा है क्या। फिर उसका ध्यान किसी के ऊपर जाता है, और हम देखते हैं कि ये सीओ होता है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर का साइलेंस हो जाता है, और ये प्रोफेसर कहता है कि असल में ये मेरा बेटा है। असल में मैं इसे इसलिए यहाँ पर लेके आया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ काम पर गई हुई है बाहर, तो ये बहुत ज्यादा परेशान होगा, घर में अकेला रहेगा, इसलिए मैं इसे लेकर आ गया। फिर हम देखते हैं कि जियोन इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि कितना ज्यादा प्यारा बच्चा है। तो ये बंदा कहता है मतलब प्रोफेसर कहता है कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तो जियोन कहता है कि हाँ, मेरे पास एक छोटा भाई है जो मुझसे बहुत ज्यादा ही छोटा है उम्र में। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, मैं उसे सच में मिस कर रहा हूँ। तो ये प्रोफेसर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी उससे मिल पाओगे जब तुम ट्रीट हो जाओगे, तो उसके बाद तुम अपने भाई के साथ आराम से मिल सकते हो। तुम्हें पता चली है कि जो सीईओ है ये प्रोफेसर उसी का फादर है, मतलब उसका ही फादर लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है डार्क मॉटल्स, शायद इसी वजह से सीईओ के पास डार्क मॉटल है। तो हमें आगे पता चला सीईओ और उसके बाप के बीच में कैसी सिचुएशन है। लेकिन हमने देखा था कि वो बंदा कह रहा था कि असल में सीईओ मर चुका है 10 साल पहले। तो ये सारे रास्ते आगे खुलेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं ये वहीं पर बैठकर काम कर रहा होता है, और बोलता है वो पूरी तरह से रिकवर हो गया। ये कितनी ज्यादा शौक वाली बात है। उसके शरीर के अंदर जो डार्क मॉडल है
उसने उसकी बीमारी को ले लिया। इसका मतलब ये है कि वो जो डार्क मॉडल है वो 1 या 1.5 साल में उसकी जगह पर मर जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। क्या कमाल की चीज़ है, अमेजिंग। मुझे तो लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। मैं जो रिजल्ट लाना चाहता था वो रिजल्ट आ चुका है। प्रीवियस जितने भी पिछले टेस्ट हुए हैं उन सभी में ये सबसे ज्यादा कमाल का टेस्ट था। गैंग जियोन, यही नाम है ना उस लड़के का। उसने पूरी तरह से डार्क मॉडल को कंट्रोल कर लिया, जो आज तक इस हिस्ट्री में हुआ नहीं है। लेकिन रुको, क्या होगा अगर मैं उसकी बॉडी के अंदर और ज्यादा डार्क मॉडल्स डालूं? शायद एक से ज्यादा, दो। क्या उसके पास 2 लोगों की एबिलिटीज आ जाएंगी? क्या वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा? या फिर शायद 3 लोगों की एबिलिटी? या फिर शायद मैं किसी ऐसी चीज को बना दूंगा जो दुनिया के रूल के परे है, एक बहुत बड़ी ग्रेट पावर। और ये बोलते हुए ये हंस रहा होता है और बहुत ज्यादा ही खुश हो गया होता है। फिर अब सेकंड एक्सपेरिमेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर फिर से जियोन वही एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर आ गया होता है और उसी मतलब चेम्बर को देखकर बोल रहा होता है, उसी केज को देखकर बोल रहा होता है कि क्या सब कुछ ठीक रहेगा? मुझे वैसे तो पिछले दिन जैसा ही सब कुछ लग रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? फिर हम थर्ड एक्सपेरिमेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर ये उसी ब्लैक गैस को छू रहा होता है और बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि जैसे ये लोग जिंदा हैं। फिर हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर ये पूरी तरह से उस गैस को इनहेल कर रहा होता है। और फिफ्थ एक्सपेरिमेंट में ये खांस रहा होता है, मतलब छींक रहा होता है, क्योंकि गैस इसने कुछ ज्यादा ही इनहेल कर ली है। फिर सिक्स्थ एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि ये बोर हो गया होता है और बैठा हुआ होता है। फिर सेवेंथ एक्सपेरिमेंट में भी ये गैस को इनहेल कर रहा होता है। फिर ऐसे ही एट्थ, नाइन्थ, टेंथ से पूरी तरह 21th एक्सपेरिमेंट के दिन हम लोग आते हैं, मतलब पूरी तरह से 1 से 21 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। फिर हम 21st एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जहाँ पर ये गैस इनहेल कर रहा होता है। और फिर ये प्रोफेसर बाकी लोगों से पूछता है, मतलब बाकी प्रोफेसर से पूछता है कि इसकी कंडीशन ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि ये बिल्कुल भी सही है? तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ सर, ये बिल्कुल ही सही ही है, हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत है। फिर हम देखते हैं कि ये बोलता है, मतलब जियोन बोलता है कि क्या सब कुछ ठीक गया, क्या मैं अपने रिंग को फिर से वापस पहन लूं? तो ये प्रोफेसर सोच रहा होता है अपने मन में ये सब देखकर कि डार्क मोटल्स इसे हावी करने का ट्राई नहीं कर रहे, इसके शरीर पर कंट्रोल करने का ट्राई नहीं कर रहे, या फिर शायद वो लोग ये कर ही नहीं पा रहे। इस दुनिया में क्या चल रहा है? और हम देखते हैं कि जियोन यहाँ पर गाना गुनगुना रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि किसी से कह रहा होता है कि मुझे लगा कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, तुम हमेशा खुश रहते हो, तो मुझे लगा कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हो और तुम बहुत ज्यादा ही एनर्जेटिक रहते हो, तुम बहुत ज्यादा ही खुश रहते हो। लेकिन मैंने जब तुम्हें 1 महीने तक देखा तो मैंने नोटिस किया। और अब देखते हैं ये सब ये जियोन से ही कह रहे होते हैं। और फिर ये फिर से कहते हैं कि जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुम बहुत ज्यादा चीयरफुल यंग मैन लगे थे, एक ऐसा बच्चा जो कि बड़ा हो रहा है और वो बहुत ज्यादा ही खुश है, बहुत ज्यादा ही घुल मिल जाता है लोगों से। और हम देखते हैं ग्रैंडपा के फ्लैशबैक्स में कि जियोन यहाँ पर सीओ से कह रहा होता है कि सीओ हो क्या तुम मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे ना, मैं जानता हूँ। तो सीओ बोलता है नहीं, मैं बिल्कुल भी यहाँ इसलिए नहीं आया, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मम्मी काम पर गई हैं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया बेवकूफ। और हम देखते हैं कि फिर दूसरे दिन भी ये उसे परेशान कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ खेलते क्यों नहीं हो सीओ, मेरे साथ खेलो। तो फिर सीओ बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो फिर जियोन सोच रहा होता है कि गैंग ने मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता था, क्या वो इसीलिए करता था कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ? फिर हम देखते हैं कि जियोन सीओ के बाल बना रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम अपने बालों को ऐसे ऊपर करके रखोगे तो तुम एक गुंडों की तरह लगोगे, मतलब तुम एक गुंडे की तरह लगोगे। वो कितना सुपर स्ट्रांग लग रहा है सीओ। अगर तुमसे कोई लड़ने की कोशिश करे तो बस तुम अपने बालों को वैक्स करना, खड़े करना और उसके बाद उसे दिखा देना, क्योंकि तुम उससे पावरफुल लगोगे। फिर हम देखते हैं कि सीओ इसका हाथ झटक देता है और ये देखकर ये तो शौक होता ही है और ग्रैंडपा भी शौक हो जाते हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं, उन्हीं बॉक्सेस को ट्रक से निकाल रहे होते हैं। हम फिर देखते हैं कि जियोन यहाँ पर ग्रैंडपा के पास आया होता है और उन्हें कह रहा होता है कि क्या आप लोगों को ब्रेक नहीं लेना चाहिए? और यहीं पे ये प्रोफेसर का एजेंट भी रहता है। इन दोनों को ड्रिंक ऑफर करते हुए ये कहता है कि आप लोगों को अब थोड़ा सा आराम तो कर ही लेना चाहिए, आप लोग बहुत देर से काम कर रहे हैं। फिर ये लोग तीनों उन्हीं बॉक्सेस के ऊपर बैठे होते हैं जिसके अंदर इंसान है, यही सोचकर तो मुझे मतलब क्या ही बोलूं। फिर यहाँ इन दोनों से जियोन बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि लेबोरेटरी से लोग बाहर नहीं आते हैं, क्या वो लोग अंदर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, बाहर आते ही नहीं है कोई भी। और हम देखते हैं कि अभी भी ये प्यासा अपनी प्यास बुझा रहा होता है। अरे कोल्ड ड्रिंक की प्यास बोल रहा हूँ, गलत मत समझो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं। और फिर हम यहाँ ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है कि आज की डिलीवरीज हो चुकी हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। फिर उनकी नज़र किसी और के ऊपर जाती है और वो जियोन को अकेले बाहर बैठे हुए देखते हैं। और जियोन कह रहा होता है कि बस और थोड़ा सह लो, और थोड़ा सहने के बाद मैं ज़रूर उनसे मिल पाऊंगा, भले ये थोड़ा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए ये सब सह सकता हूँ। और हम देखते हैं फिर से सीन करंट टाइम पर शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा जियोन से कह रहा होता है लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ही सफ़र कर रहे हो,
तुम बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हो, लेकिन तुम उन मुश्किलों को अपने चेहरे पर नहीं आने देते। स्माइल कर कर उन्हें दूर कर देते हो। तो जियोन इनसे कहता है कि क्या आपने सब कुछ देख लिया? मुझे नहीं पता था कि उस समय वहाँ पर कोई था। तो ग्रैंडपा कहता है कि कोई बात नहीं, ये बुरा नहीं है। अपनी फीलिंग्स को छुपाना बुरा होता है। ये बिल्कुल भी इंसान के लिए सही नहीं रहता। अगर वो अपनी फीलिंग्स को छुपाता रहेगा, अकेले ही सब कुछ सहता रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने इमोशंस से झूठ बोल रहा है, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। और तुम्हारे इमोशंस तुम्हें एक बार में तोड़ के रख देंगे, वो एक बार में फट पड़ेंगे और उससे तुम कुछ ज़्यादा ही टूट जाओगे। तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक है। अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ मुश्किल है, तो उससे मुश्किल कहना बुरा नहीं है। अगर तुम अपनी फैमिली को मिस कर रहे हो, तो तुम कहो कि हाँ, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। तुम एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करना या जताना बुरी चीज़ नहीं होती। और वैसे भी एक लिमिट है कि तुम अकेले कितनी चीज़ों को सह सकते हो, समझे? फिर ये सुनकर जियोन का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और वो ग्रैंडपा से कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रैंडफ़ादर, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे ये सब समझाने के लिए। अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कबाड़ी वाले को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि अब समय आ चुका है उस डार्क मॉडल को टेस्ट करने का, जिसे टेस्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पल भर में सब्जेक्ट को डार्क मॉडल्स में बदल देता है। जैसे कि पल के झपकी हों और लोग डार्क मॉडल में बदल गए हों। द ग्रीन नाइट डार्क मॉडल। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीईओ को देखते हैं, जो कि दीवार से किसी को झांक-झाँक कर देख रहा होता है। फिर इसे ग्रैंडपा देखते हैं और बोलते हैं कि तुम किसे देख रहे हो? या तुम किसी को खोज रहे हो? फिर इसका ध्यान ग्रैंडपा के ऊपर जाता है और ये बोलता है कि असल में मैं असल में नहीं, मैं किसी को नहीं खोज रहा। तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी को तो खोज रहे हो। तो सीईओ बोलता है कि असल में मैं जियोन भैया को खोज रहा था। क्या वो यहाँ नहीं है? तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन शायद वो एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर रहा होगा। तो ग्रैंडपा इससे कहता है, क्या तुम उसके साथ खेलना चाहते हो? तो ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं खेलना चाहता। तो फिर सीईओ ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन असल में मैंने भैया के अलावा किसी को भी नहीं देखा जो इतनी देर तक यहाँ रहा है। बाकी सारे लोग तो पहले ही चले जाते हैं, कुछ समय में ही। लेकिन जियोन भैया यहाँ पर बहुत देर से रुके हुए हैं। फिर ग्रैंडपा इस बात को सोचते हैं और इस चीज पर ध्यान देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 22वां एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया होता है। और फिर जियोन यहाँ पर आता है एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर और वो उसी केज को देखकर बोलता है, ये अगली बार से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मतलब बाकी जितना एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उससे ये बड़ा लग रहा है। और यहाँ पर वही ग्रीन आइस डार्क मॉडल जल रहा होता है, जिसकी ब्लैक गैस बन रही होती है। और जियोन उसे इनहेल करते हुए कहता है कि फिर भी सब ठीक है, अगर बस इस ब्लैक स्मोक को सूंघने से, मतलब इनहेल करने से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं इस चीज को सूंघ कर, मतलब इनहेल करके, मैं और ज्यादा बुरा हो रहा हूँ, मेरी कंडीशन और बुरी हो रही है। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर जियोन से कहता है कि जियोन, क्या तुम्हारी कंडीशन ठीक है? तो जियोन इनसे कहता है कि हाँ, बिल्कुल सेम ही है, हमेशा की तरह, ना ही मुझे कोई दर्द हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये बोलते हुए हम देखते हैं कि ये अचानक से शेक करने लगता है और इसका पूरा सर घूमने लगता है, इसे चक्कर आने लगते हैं और फिर ये शेक करते हुए जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वही ग्रीन आई डार्क मॉडल बाकी सारे डार्क मॉडल्स के साथ मिलकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और इसके पास आ रहा होता है। फिर ये उसके पीछे जाते हुए कहता है कि बिल्कुल अजीब है, बहुत ज्यादा ही अलग, तुम बाकी लोगों से अलग हो बच्चे। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आदमी, एक आम आदमी, इतना ज्यादा कैपेबल हो कि वो हमें हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, मुझे बताना जरा, तुम्हें हमें कंट्रोल करने में मदद क्या कर रहा है? दिखाओ मुझे। और हम देखते हैं कि ये डार्क मॉडल उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और उसकी मेमोरीज में झांकने लगता है। जैसे डार्क मॉडल्स के पास ये पावर्स भी हैं, तो हमें उसकी एक नई पावर के बारे में भी पता चला। फिर हम जियोन के पास्ट में जाते हैं, जो फ्लैशबैक हम डार्क मॉडल के थ्रू देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जियोन को कह रहे होते हैं कि तुम हमेशा एक ही कपड़े क्यों पहन के रहते हो? तो दूसरा बच्चा कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई और कपड़े नहीं है? और हम देखते हैं जियोन इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता और अपने मन में कहता है कि किससे ही फर्क पड़ता है अगर मैं गरीब हूं तो। फिर अब देखते हैं कि यही दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये ग्रीन हाउस में रहता है। फिर दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ, और इसका बाथरूम भी बाहर है। और हम देखते हैं कि फिर से जियोन कहता है कि किससे ही फर्क पड़ता है अगर लोग मेरे बारे में बुरी बातें करते हैं, मेरे बारे में बुरा बोलते हैं, अगर मेरे पास एक फैमिली है तो। और हम देखते हैं ये अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश होता है, भले ही ये गरीब है। और फिर ये कहता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ अपने पेरेंट्स को बुरे हालातों में देखते हुए, अपनी फैमिली को हर बुरी सिचुएशन से लड़ते हुए देखकर। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ और मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इन लोगों ने नया घर ले लिया होता है और इसका डैड बोल रहे होता है कि ये हमारा नया घर है बेटा, और थैंक्स टू यू, तुमने भी इसमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। और फिर हम इसके स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये बोल रहा होता है कि मैंने गिव अप करने का
बिल्कुल भी नहीं सोचा है। ना ही मैंने कभी सीखा है कि मुझे हार मान जानी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ज़्यादा ताकतवर एडल्ट बनूँ और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। बिल्कुल स्ट्रांगली एंड कोरेजियसली। एक बेटे के तौर पर मैं उन्हें हर खुशी देना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ये घर आ गया होता है और कह रहा होता है कि मैं घर आ गया और एक बड़े भाई की भी तरह मैं एक बहुत अच्छा बड़ा भाई बनना चाहता हूँ। और अब देखते हैं इसने आते ही मैम को गोद में उठा लिया होता है और ये लोग दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही खुशी से देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये डार्क मॉडल्स की मेमोरीज को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माइंड के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं जब तुमने इतनी सारी बकवास अपने दिमाग में भर रखी है तो। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये सब कुछ बुला दूंगा। मैं तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से काला कर लूंगा, सब कुछ अंधेरे में बदल लूंगा। फिर हम देखते हैं कि स्पीकर से आवाज आती है कि गैंग जियोन, क्या तुम ठीक हो? फिर हम देखते हैं कि इसका कंट्रोल मतलब डार्क मॉडल ने जिस पे कंट्रोल करने की कोशिश की होती है वो नाकाम हो गई होती है और ये होश में आ गया होता है। फिर ये कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या मैं वो रिंग फिर से पहन लूं? फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो इसे रिंग पहनते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इसे उसी के लैब में बैठे हुए देखते हैं, मतलब ऑफिस में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर ये सोच रहा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट भी बाकी सारे एक्सपेरिमेंट की तरह ही हुआ, कुछ भी अलग नहीं था इसमें। इसका मतलब ये है कि मैं जितने ज़्यादा नंबर बढ़ाऊंगा ये सब कुछ मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मतलब नहीं है और डार्क मॉडल्स उसके शरीर में भेज के। तो शायद मुझे डार्क मॉडल्स को कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करना होगा। तो शायद मुझे कुछ अलग ही कदम उठाने की ज़रूरत है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जियोन और प्रोफेसर जैंग को बाहर में देखते हैं, जहाँ पर ये प्रोफेसर जियोन से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए। तुम्हारी इलनेस जो है वो जा चुकी है, ये एक सक्सेस है, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो। और ये सुनकर जियोन शॉक हो जाता है, मतलब हैरान हो जाता है। और फिर प्रोफेसर जैंग कहते हैं कि मैं तुमसे बस एक फेवर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे यहाँ पर आया करो, क्योंकि तुम एक बहुत ज़्यादा ही स्पेशल केस हो। मैं तुम्हें एग्जामिन करना चाहता हूँ। शायद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर निर्भर हैं। बहुत सारे लोग ऐसी ही चीज़ों से जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने प्रीशियस वन, मतलब अपने सबसे करीबी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से ही एक है डायरेक्टर पार्क, जिन्होंने अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में लगा दिया बस उस आदमी के लिए जिससे वो प्यार करते हैं, उसे बचाने के लिए। और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि व्हील चेयर पर बैठी होती है, तो शायद इससे डायरेक्टर पार्क का कोई लिंक है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेस हो गया तो इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी आदमी बीमारी से नहीं मरेगा, कोई बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, वो सफ़र नहीं करेगा इन सभी चीज़ों से। और ये सारी बातें सुनकर शायद जीवन इससे इन्फ्लुएंस्ड हो गया होता है और इससे कहता है कि बिल्कुल मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा इस प्रोजेक्ट में। मैं भी चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ टिकी हैं इस पे और इस प्रोजेक्ट ने मुझे बताया कि मेरे लिए मेरे लोग कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं। अगर मैं उनके बिना जीने की कोशिश भी करूंगा तो मैं नहीं जी पाऊंगा। तो इसका मतलब है कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा आखिर तक इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार का सीन देखते हैं, मतलब होटल या बार ही है, उसी का सीन देखते हैं। और कोई किसी के ग्लास में सोजो डाल रहा होता है या बियर डाल रहा होता है और ये ग्रैंडपा होते हैं जो कि जियोन को ये सब पिला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने सुना कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल गया है, ये पूरी तरह से एक कंप्लीट सक्सेस है। तो जियोन कहता है कि हाँ, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर ही रहकर प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा। तो ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम तो घर जाना चाहते थे ना, तो तुम फिर से लैब में क्यों रख रहे हो? मैंने देखा था तुम्हें अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, तुम सच में नहीं जाने वाले? तो ये कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग मेरे जैसे सिमिलर सिचुएशन में हैं, जो लोग अपने प्रीशियस वंस को बचाना चाहते हैं, अपने करीबियों को बचाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इन सभी चीज़ों से बिल्कुल मरने की कगार पे हैं। मैं उन लोगों को छोड़कर नहीं भाग सकता। अगर मेरी हेल्प हुई है इसके अंदर तो मैं दूसरों की भी हेल्प करना चाहता हूँ। कितना काइंड बंदा है यार ये। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए था अगर ऐसी बातें हैं तो? तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता हूँ, मैं अपने घर वालों से मिल सकता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने घर जाने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर मैं यहीं आ जाऊंगा। फिर ये लोग दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर अचानक से जियोन ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलना चाहेंगे एक मील के लिए? मैं आपको डिनर करवाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो गए होते हैं और वो खांसने लगते हैं। तो ये उनसे पूछता है कि आप ठीक है? तो ग्रैंडपा इससे कहता है कि मैं किसी फैमिली डिनर में बाधा नहीं डालना चाहता, मैं दखल-अंदाज़ी नहीं देना चाहता, मैं किसी का डिनर टाइम खराब नहीं करना चाहता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाओगे और उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? तो जियोन कहता है कि वो लोग शॉक तो होंगे लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं।
और वैसे भी मैं आपका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपने मेरे बुरे समय पर मेरा साथ दिया है। आपकी जो बातें थी, मुझे अभी भी याद है और उसी की वज़ह से तो मैं और ज़्यादा सह पाया और ज़्यादा एंड्योर कर पाया। तो ग्रैंडपा इससे कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे सेंटीमेंट समझता हूँ, लेकिन रहने दो। चीज़ें जिस तरह हैं उसी तरह रहने दो। मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मैं यहीं पे ठीक हूँ। और वैसे भी मैं रेडी नहीं हूँ एक फैमिली वाले एटमॉस्फेयर के अंदर रहने में। और तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया मुझसे ये पूछने के लिए, बच्चे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं, 13 नंबर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग का कोई नाम रख दूँ क्या? इसका नाम होगा कबाड़ खाना। तो फिर हम कबाड़ खाने का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये कबाड़ी और सीईओ खड़े होता है और ये जियोन का फेयरवेल कर रहे होते हैं। तो जियोन कहता है कि तुम बिल्कुल सही रहना, मतलब ठीक से रहना सीईओ। तो सीईओ कहता है कि आपको भी मैं चाहता हूँ कि आपकी ट्रिप सेफ हो, लेकिन अब मुझे थोड़े से थके लग रहे हैं भैया। और हम देखते हैं कि ये स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे रात में थोड़े डरावने सपने आए थे। मतलब मेरी नींद ठीक से नहीं हुई। मुझे एक बहुत बुरा सपना आया था। और हम देखते हैं ये क्रीपी स्माइल करते हुए ये सब बोल रहा होता है। तो शायद डार्क मॉडल से कुछ दिक्कत तो दे रहा है। तो हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर का एजेंट कार लेकर आ गया होता है और जियोन से कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें एक राइड दे देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा तुम्हारे घर तक। तो इस बंदे का नाम अभी तक पता नहीं चला है, तो मैं इसे सन बुलाऊंगा आपसे, क्योंकि प्रोफेसर का एजेंट बोलने में सही नहीं लगता है। तो आज से इसे मैं सन बुलाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि जियोन उसकी कार में बैठता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तुम्हें पता है, इस लगेज की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया था, ये बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये बंदा कहता है, मतलब सन कहता है कि मुझे भैया बोलना बंद करो, मैं तो तुम्हारी ही एज का हूँ। तो मुझे लगता है मैं उम्र में तुमसे भी छोटा हूँ। फिर हम इन दोनों को देखते हैं, मतलब प्रोफेसर जैंग को देखते हैं, जो कि सीईओ से कह रहे होते हैं कि चलो अंदर चलो। और हम देखते हैं कि जियोन और सन कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर अंदर जाने लगता है और सीईओ यहाँ पर खड़े खड़े कुछ सोच रहा होता है। ये वही सोच रहा होता है कि क्या मैंने गलती कहती थी, क्या मैंने जो देखा था वो गलत था। मुझे ऐसा लगा कि जियोन भैया एक अलग ही पर्सन है, मुझे वो बिल्कुल ही अलग लग रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग कार में बैठकर जा रहे होते हैं और जियोन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि मैं रास्ते में ही हूँ मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मुझे क्या खाने के लिए चाहिए? मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा वेट किया आपके स्नैक्स का। मैंने वहाँ पर स्नैक्स खाए भी नहीं क्योंकि वहाँ मिलते नहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए बहुत सारे स्नैक्स बनाएं। ठीक है, तो मैं आपको डिनर पे मिलता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपसे जल्दी ही घर पहुँच जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि इसकी गाड़ी व्रूम व्रूम करके जा रही होती है और ये ड्राइव कर रहा होता है उसे, वैसे तो ड्राइव कर ही रहा था। फिर इसका ध्यान जीवन पे जाता है और यहाँ पर जीवन झपकी लेने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे नींद तो अच्छे से आई नहीं रात भर। तो ये उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक झपकी ले ही लेनी चाहिए, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। जब तक हम लोग वहाँ नहीं पहुँच जाते तुम आराम कर सकते हो यहाँ पे। तो ये कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने जा रहे हो, तो मुझे कम से कम तुम्हें यहाँ पर बैठ के कंपनी तो देनी ही चाहिए ना। और वैसे भी मैं अच्छे से नहीं सो पाया क्योंकि मुझे एक बहुत बुरा नाइटमेयर आया था। असल में मैंने देखा कि मेरी फैमिली एक एक्सीडेंट में फँस चुकी है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही डरावना था। तो सन उससे कहता है कि ये तो बस एक ड्रीम था, तुम्हें इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जियान ये सुनकर कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है कि क्या तुम मुझे मेरी फैमिली डिनर पर जॉइन करना चाहोगे? वो लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाएँगे और खुश भी हो जाएँगे कि कोई मेरे साथ जो वहाँ पर काम करता था से और मेरी फैमिली से मिलने आया है और हम साथ में बैठकर डिनर भी कर लेंगे। तो ये उससे कहता है कि नहीं, मुझे बस ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। मैं वैसे भी किसी फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट में बैठने के लिए सूटेबल नहीं हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी बसंती को चला रहे होता है और बोल रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि गैंग जो अपने घर जा रहा होगा, वो रास्ते में ही होगा। फिर हम कल रात का फ्लैशबैक देखते हैं ग्रैंडपा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर वो सन से बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सन ग्रैंडपा से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि गैंग जियोन ने कहा था कि वो कल घर जाने वाला है, तो शायद मुझे उसे उसके घर तक छोड़ के आ जाना चाहिए। क्यों, कैसा रहेगा ओल्ड मैन? फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो यही बात को सोचते हुए कह रहा होता है कि वो आदमी मुझे सच में अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि उसे गैंग जियोन भी पसंद आ गया है। उसे जल्दी लोग पसंद नहीं आते। फिर इनका ध्यान किसी चीज़ के ऊपर जाता है और ये होती है स्वीट शॉप। फिर ये गाड़ी चलाते हुए सोच रहे होते हैं, क्या मुझे उसके लिए कुछ फ्रूट्स ले जाने चाहिए? क्योंकि वैसे भी वो बहुत समय से अपनी फैमिली से नहीं मिला है। वो घर जा रहा है और खाली हाथ जाना सही नहीं लगता है। और वैसे भी मेरा काम तो हो ही गया है और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके घर पहुंचने में ज़्यादा देर लगने वाली है। ये रास्ता तो उसके घर की तरफ ही जाता है ना, जैसा कि उसने बताया था। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा उस शॉप से फ्रूट्स ले लेते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अपनी बसंती को दौड़ाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि शायद मैं वहाँ पर जल्दी पहुँच जाऊँगा, बिल्कुल समय पे। फिर हम कबाड़ खाने का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये प्रोफेसर जैंग अपने कार का गेट खोल रहा होता है कि वो सीईओ को घर ले जा सके और उससे कहता है कि जल्दी घर चलो सीईओ। फिर हम देखते हैं कि कोई दौड़ते हुए यहाँ आ रहा होता है और कह रहा होता है, प्रोफेसर
प्रोफेसर बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है। आपको पता है वो सारे डार्क डार्क मॉडल्स सब गायब हो गए। और हम यहाँ देखते हैं कि सच में यहाँ पर सारे डार्क मॉडल्स यहाँ से गायब हो चुके होते हैं। ये सुनते ही ये बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम बेवकूफ कहीं के, ये कैसे हो सकता है। और सीओ ये सुनता है और सोचता है कि डार्क मॉडल्स। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर को वही सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा होता है और कह रहा होता है प्रोफेसर ये कल की सीसीटीवी फुटेज है, देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि ये गौर से उस फुटेज को देखने लगता है और कहता है ये तो गैंग जियोन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जियोन उसी लैब के अंदर आ गया होता है, मतलब जहाँ पर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे डार्क मॉटल्स स्टोर करके रखे हुए हैं। ये वहीं पे जा रहा होता है और किसी केज को टच करके कुछ सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये उस केज के अंदर से ही डार्क मॉटल्स को निकाल रहा होता है। और फिर ये प्रोफेसर कह रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, वो वहां पहुंच कैसे सकता है, इसे तो इस जगह का रास्ता भी नहीं पता है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, ये हो कैसे सकता है। लेकिन लेकिन रुको, ये तो गैंग जियोन नहीं है, ये तो वो डार्क मोटल है। और हम देखते हैं कि ये डार्क मोटल है कैमरे की तरफ, मतलब सीसीटीवी कैमरे की तरफ घूमकर स्माइल कर रहा होता है। और क्रीपली स्माइल करते हुए शायद ये प्रोफेसर को ही देख रहा होता है, शायद इसे पता होगा कि प्रोफेसर इस चीज को जरूर देखेगा। फिर हम देखते हैं कि ये उसी डार्क मोटल को गले से पकड़ता है और अपने पास से लाइटर निकालते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लेकर 700 हो चुके हैं, है ना। शायद ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला है तुम सभी को एक साथ जलाना। चलो यहाँ से सब साथ में चलते हैं। और हम देखते हैं कि ये उस डार्क मॉडल को जला देता है और यहाँ पर पूरी लैब में ही आग लगा देता है, जिस वजह से सारे डार्क मॉडल जल रहे होते हैं और वो गैस की फॉर्म में बन रहे होते हैं। और ये इन सभी को इनहेल कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं जिनको ठीक से नहीं पता है कि डार्क मॉडल्स बनते कैसे हैं, तो असल में डार्क मॉडल्स बहुत लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन मैं डिटेल में बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं चला है। असल में डार्क मॉडल जो होते हैं वो इंसानी होते हैं, मतलब इंसानों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके डार्क मॉडल्स को बनाया जाता है। ये उन इंसानों को लेता है, मतलब एक कबाड़ी वाला प्रोफेसर उन इंसानों को पकड़ता है जिनके पास शायद कोई घर वर नहीं है, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा ही गरीब हैं, ये सड़कों पे रहते हैं। क्योंकि अगर ऐसे लोगों को गायब करेंगे तो शायद बहुत बड़ा केस बनने वाला है। वैसे भी ये प्रोजेक्ट जो है वो इंसानियत से छुपा हुआ है, ये बहुत ज्यादा ही अंदर में हो रहा है, आइसोलेटेड होकर हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा ही छिपा हुआ प्रोजेक्ट है। तो ये तो ऐसे होगा नहीं, तो ये उन लोगों को लेता होगा जो जिनके पास घर बार नहीं है, जो लोग ऐसे ही मतलब सड़क पर पड़े रहते हैं। और ये उन लोगों को उठाकर जिनका हालत पहले से ही खराब रहता है, उन लोगों को और बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, मतलब खाना वाना नहीं देते हैं, जिससे ये लोग और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग उनके अंदर एक सीरम इंजेक्ट करते हैं, सीरम पता नहीं कैसे बनता है लेकिन ये बताया नहीं गया इसके अंदर। तो सीरम इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो आदमी जो होता है उसके अंदर की जो डार्कनेस होती है, मतलब जो भी उसके अंदर की नेगेटिविटी होती है वो बाहर आने लगती है और वो आदमी डार्क मॉर्टल में बदल जाता है। वैसे तो ये बोलने का है उस सीरम की वजह से ही डार्क मॉर्टल बनते हैं। और कोई भी इंसान उस सीरम को मतलब रेजिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पहले से ही फिजिकली बहुत ज्यादा ही कमजोर होता है, तो वो नहीं कर पाते, वो डार्क मॉर्टल में बदल जाते हैं। और फिर वो डार्क मॉर्टल जब केज के अंदर जाते हैं, मतलब उनमें जब फायर लगाई जाती है, उन्हें जलाया जाता है, तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उससे जब कोई सब्जेक्ट मतलब इंसान इनहेल करता है, तो उससे वो डार्क मॉडल उस आदमी के शरीर के अंदर चला जाता है और उसके बाद उससे कंट्रोल करने लगता है। और अगर उस आदमी को वो कंट्रोल पूरी तरह से कर लेता है तो वो उस आदमी को डार्क मॉडल में बदल देता है। और अगर जो आदमी थोड़ा बहुत रेजिस्ट कर लेता है उस डार्क मॉडल को, तो वो रिंग पहनकर उस डार्क मॉडल को अपने शरीर के अंदर दबाकर रख सकता है। उन लोगों के अंदर डार्क मॉडल एक तरह से स्टोर हो जाता है, फंस जाता है। और अभी गैंग जियोन को उस ग्रीन आई डार्क मॉडल ने कंट्रोल करके रखा है। फिर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कुछ, और फिर कहता है कि शुरुआत से ही वो रिंग उस साले को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो रिंग उसके लिए एक बेकार सी चीज थी। तो यही रीजन था कि वो जितने भी सब्जेक्ट होते थे उनको डार्क मॉडल में बदल लेता था, क्योंकि वो डार्क मॉडल के नंबर से इंक्रीज करना चाहता था। वो जितने हो सके उतने ज्यादा डार्क मॉडल बना देना चाहता था। और हम देखते हैं कि सच में ये डार्क मॉडल्स बना रहा होता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, और यहाँ पे डार्क मॉडल्स बढ़ते जा रहे होते हैं। और ये प्रोफेसर कह रहा होता है कि दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है, जल्दी उसे लाओ, हमें फिर से इसे टेस्ट करना है। और फिर से ये कहता है कि ताकि वो सारे डार्क मॉडल को एक बार में निकाल सकें। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ 700 से भी ज्यादा डार्क मॉडल्स हैं। वैसे डार्क मॉडल ने ये कहा है कि 700 हैं। और फिर ये प्रोफेसर कहता है कि हमें उसे रोकना ही होगा इसी समय, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी पूरी मेहनत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं ये किसी को कॉल लगाने लगता है और ये कॉल उसी कार में बज रहा होता है। वैसे कार में कोई नहीं होता है, ये लोग बाहर आ गए होते हैं और वो कॉल बजे जा रहा होता है। फिर अब देखते हैं जियोन सन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो मेरा लगेज भी उठाकर ले जा रहे हो। तो ये कहता है कि ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो जियोन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे भैया मत बुलाओ, मैं तुमसे बड़ा नहीं हूँ, मुझे भैया बुलाना बंद करो। तो ये डफर कहता है
कि ऐसा क्यों है भैया, मैं आपको भैया बुला क्यों नहीं सकता। फिर इसका ध्यान किसी के ऊपर जाता है और ये होते हैं ग्रैंडपा। फिर ये कहता है कि ग्रैंडपा आप यहाँ पर कैसे आए। तो ग्रैंडपा इससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। अरे असल में तुम घर आ रहे थे और तुम बहुत ज्यादा दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिलोगे, तो खाली हाथ जाना सही नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स ले लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये ग्रैंडपा से कहता है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए यहाँ तक आए, चलिए आप कम से कम चाय तो पी लीजिए मेरे घर पे। तो ग्रैंडपा कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी अभी काम पे ही जाने वाला हूँ, मुझे अभी बहुत सारा काम है, मैं चाहूँगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा डिनर टाइम बिताओ। ओह हाँ, और वैसे तुमने बहुत अच्छा काम किया है सन, इससे राइट देकर। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी वैसे जल्द से जल्द निकलने वाला हूँ, जैसे मैं इसकी लगेज में हेल्प कर दूँ मैं वैसे ही यहाँ से निकलने वाला हूँ, और इसे राइट देना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा है क्या, तो ठीक है मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ। तो ये उससे कहता है, मतलब सन ग्रैंडपा से कहता है कि ठीक से जाना। और जियोन भी ग्रैंडपा से कहता है कि हाँ आप घर जाते वक्त सही से घर जाइएगा, मतलब ठीक से घर जाइएगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। फिर हम देखते हैं कि ये लोग दोनों बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगते हैं और ग्रैंडपा भी वहां से जा रहा है। फिर वो बेंच को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे शायद यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। ग्रैंडपा यहाँ पर बैठ जाते हैं और यही सीन हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा का ध्यान किसी के ऊपर जाता है और ये नैम होता है जो कि कह रहा होता है कि क्या बड़े भाई घर आ चुके होंगे, मैं उन्हें जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ, और क्या आज हम लोग खाने में कुछ यम्मी खाने वाले हैं। तो नैम की मॉम कहती हैं कि हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाने वाली हूँ, तुम जो चाहोगे मैं वो बना दूंगी। फिर ग्रैंडपा नैम को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि यही है गैंग नैम, तो यही गैंग जियोन का छोटा भाई है, ये तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है। फिर नैम का ध्यान ग्रैंडपा के ऊपर जाता है और फिर ये उन्हें बो करके ग्रीट करता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ये देखकर इसे हाई करते हैं, नैम भी ग्रैंडपा को ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर बोलते हैं कि नैम जल्दी घर चलो, शायद तुम्हारा भाई आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि नैम बोलता है कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ फादर। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा इसको देखकर सोच रहे होते हैं कि कितनी अच्छी फैमिली है, ये लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। फिर हम देखते हैं गैंग जियोन को, जो किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा ही चिंता में होता है, और ये सन भी उसे देखकर शॉक हो गया होता है। फिर ये सन से पूछता है कि वैसे पिन क्या था, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो सन इससे कहता है बेवकूफ़ कहीं के, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, मैं तो पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ। तो ये कहता है कि मुझे असल में याद ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय से यहाँ नहीं आया था ना, मैं बहुत समय से घर नहीं आया था, तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं पिन ही भूल गया। तो ये बेवकूफ़ इससे पिन पूछ रहा है। फिर हम देखते हैं कि कोई इसे बुलाता है और बोलता है जियोन क्या तुम घर आ चुके हो। फिर इन दोनों का ध्यान उस पे जाता है और ये होता है नैम, जो कि बोलता है कि बड़े भैया आप आ चुके हैं, और ये जियोन की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है उसे हक करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं कि ये बेवकूफ़ अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, उसने कहा था कि वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा उसकी लगेज में हेल्प करके, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, क्या वो जानबूझकर घर के अंदर गया था। वैसे गैंग जियोन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो जरूर उसे डिनर के लिए ऑफर करेगा, और अगर उसकी बात है तो वो पक्का। और फिर हम इसको देखते हैं जो कि मना कर रहा होता है कि नहीं मुझे सच में काम है, मैं आपके साथ डिनर नहीं कर सकता, मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है। और हम देखते हैं कि मतलब गैंग जियोन और नैम के डैड बोल रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ, मैं चाहता था कि आप हमारे साथ मिलकर डिनर करें, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता कि आप हमारे साथ डिनर करते हैं, हम किसी कलीग के साथ मिल पाएँ जो हमारे बेटे के साथ काम करता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसका ध्यान रखने के लिए। तो ये कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, जियोन एक बहुत अच्छा ही लड़का है, वैसे मैं अब चलता हूँ। फिर जियोन नैम से कहता है कि नैम इन भैया को गुड बाय कह दो। फिर हम देखते हैं कि नैम इन्हें ग्रीट करता है और बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, और घर जाते वक्त आप अच्छे से जाइएगा। फिर हम देखते हैं कि ये उससे थैंक यू कहता है और ये लोग सब घर के अंदर जाने लगते हैं और गेट बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये उनके गेट को घूर रहा होता है, और उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ नैम की मॉम उसी फोटो फ्रेम को, मतलब फैमिली फोटो को देख रही होती है जिसमें 4 लोग होते हैं। और नैम की मॉम कह रही होती है कि ये समर वेकेशन सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया, हम लोगों ने बहुत सारी यादें बनाई हैं, और हम लोगों ने तो एक फैमिली पिक्चर भी ले ली, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। फिर वो उस फैमिली पिक्चर को रखती हैं और कहती है कि शायद मुझे डिनर बना लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही देर होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि नैम यहाँ आ गया होता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ये तो वही वाली समर वेकेशन वाली फोटो है ना जो हमने साथ में ली थी, जहाँ पर मैंने आपको सी शेल्स गिफ्ट किए थे। तो हम देखते हैं इसकी मॉम कहती है कि हमारे गैंग नैम को तो सब कुछ याद है। तो नैम कहता है कि मैं सब कुछ याद रखूंगा, अगर आप लोग भूल भी जाएंगे तब भी मैं मम्मी और डैडी को कभी नहीं भूलने वाला, मैं आप सभी को याद रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि इसके पीछे से जियोन आता है और बोलता है मेरे बारे में क्या। तो ये सुनकर ये बहुत ज्यादा ही डर जाता है और ये स्माइल कर रहा होता है उसे डराकर, और फिर ये उसे मारते हुए कहता है कि मैंने आपको कहा है ना कि मेरे पीछे से मत मुझे डराया करिए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। और ये उसे मार रहा होता है
और जियोन कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और इन दोनों की ये चीजें देखकर इसकी मॉम वहां पर हंस रही होती है और ये उसे अभी भी मार रहा होता है। और जियोन कह रहा होता है कि 1 मिनट रुक जाओ, ये बहुत ज्यादा ही दर्द दे रहा है, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कब हो गए। फिर हम देखते हैं कि इसकी मॉम जो वॉर्न करती है और इन दोनों का ध्यान उसके ऊपर जाता है और यहाँ कुछ भी नहीं होता। और इसकी मॉम कहती है कि ठीक है, हम लोग 20 मिनट में डिनर करने वाले हैं, ठीक है। तो नैम अपनी मॉम से कहता है कि मैं भी आपकी मदद करूंगा मम्मी। और जियोन कहता है कि मैं डैड को बुला के लाता हूँ कि डिनर का टाइम हो चुका है। क्या वो अपने कमरे के अंदर है? फिर हम इन सभी को देखते हैं जो लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और इसके डैड कहते हैं कि आज सब कुछ तुम्हारा फेवरेट ही बना हुआ है, तुम इतने समय से घर पे नहीं थे तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और नैम की मॉम कहती हैं कि सच में बहुत ज़्यादा ही याद आई तुम्हारी, आज बहुत ज़्यादा खाना। फिर हम देखते हैं कि नैम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि बड़े भाई आज हम लोग बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले हैं एक साथ। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर रात हो गई होती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है, शायद मुझे अब घर जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं कि क्या वो बंदा सच में उनके साथ डिनर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका है, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। फिर हम देखते हैं कि ये जा रहा होता है और तभी यहाँ पर एक धमाका होता है। इनका ध्यान उस पर जाता है और बाकी सारे लोग बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं चिल्लाते हुए कि यहाँ पर आग लग चुकी है, कोई 119 पर कॉल करो, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी होता है, वही अंकल, जो कहते हैं कि हाँ, बिल्डिंग 101 में सेकंड फ्लोर के ऊपर धमाका हुआ है, हाँ जल्दी यहाँ पर आइए, हमें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर ग्रैंडपा ये सुनते हैं कि एक्सप्लोजन, क्या यहाँ पर धमाका हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो और लोग होते हैं, वही आंटी और वो अंकल, जो बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही फ्लोर है ना जिसमें गैंग नाम की फैमिली रहती है। तो वो अंकल कहते हैं कि अचानक से क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है, मैं तो बस चाहूंगा कि फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाए। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ये सुनते हैं और सोचते हैं क्या ये गैंग जियोन के फ्लोर पे हुआ है। फिर हम देखते हैं कि ये सुनते ही ग्रैंडपा अंदर भागने लगते हैं। तो ग्रैंडपा नैम के लिए नहीं बल्कि जियोन के लिए अंदर भाग रहे थे। और हम देखते हैं ये अंकल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि सर वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, वहां अंदर मत जाइए। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा अंदर आ गए होते हैं और देखते हैं कि ग्रैंडपा किसी से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम ठीक हो। फिर हम देखते हैं कि ये वही बंदा होता है, मतलब सन होता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई होती है, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है और इनसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। और फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या गैंग जियोन अंदर ही है अभी भी। तो सन उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें आगे नहीं जाने देता और कहता है कि अंदर मत जाओ, तुम उसे नहीं बचा सकते आप। तो ग्रैंडपा इसे कहते हैं कि तुम ये सारी चीजें मुझे बाद में बताना, मुझे सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना होगा। और हम देखते हैं ग्रैंडपा इसका हाथ छुड़ाकर अंदर जाने लगते हैं और ग्रैंडपा ऊपर जा रहते हैं, ये उन्हें देख रहा होता है। और उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर किसी डार्क मॉर्टल जैसी चीज, मतलब किसी ब्लैक एंटिटी ने ही नैम को पकड़ रखा होता है और नैम का पूरा चेहरा जल चुका होता है। और ये कह रहा होता है कि नहीं नहीं गैंग नैम, ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडपा अंदर आ गए होते हैं, जो कि दरवाजा तोड़कर अंदर आए होते हैं और यहाँ पूरी तरह से आग लगी होती है। और फिर हम देखते हैं कि कोई यहाँ पर बोलता है कि ग्रैंडफादर प्लीज इसकी मदद करिए, प्लीज नैम को बचा लीजिए, प्लीज इसे बचा लीजिए। और हम देखते हैं कि ग्रैंडपा का ध्यान उस पर जाता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक डार्क मॉर्टल होता है जो कि कह रहा होता है कि प्लीज उसे बचा लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। और ये यही कहता है कि मैं चाहता था कि मैं उनके साथ और ज्यादा समय बिता सकूं, मैं उनके साथ और ज्यादा रहना चाहता था, मैं उनके साथ और ज्यादा मेमोरीज बनाना चाहता था। और ये नैम की बॉडी पकड़ के रो रहा होता है। तो शायद ये गैंग जियोन ही है जो कि डार्क मॉर्टल बन चुका है और ये नैम को पकड़कर रो रहा होता है। और हम देखते हैं कि इसके पीछे से वही ग्रीन आई डार्क मॉर्टल निकलता है और बोलता है कि हम सभी को छोड़ो, क्या तुम इस तरह हम सभी को मारना चाहते हो? इस तरह तो तुम्हारा भाई भी हमारे साथ मर जाएगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हम सभी को रीयूनाइट कर देना चाहिए? और हम देखते हैं कि इसी की बॉडी के अंदर से सारे डार्क मोटर्स निकल के नैम के मुंह से उसके शरीर के अंदर जा रहे होते हैं। जियोन कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो नैम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो। और हम देखते हैं कि इसकी फैमिली फोटो में जियोन की तस्वीर पूरी तरह से टूट जाती है और हम फिर से वही सीन देखते हैं जहाँ पर इंकी ने नैम को हक कर रखा था और इसका भाई कह रहा होता है कि भैया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी साइड पे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये वही प्रोफेसर होता है जो किसी से बात कर रहा होता है और उधर का बंदा इससे कह रहा होता है कि इन्वेस्टिगेशन में तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, मतलब ऐसा कोई पीपल नहीं था जो ज्यादा सस्पिशियस लगे। हमने वहां पर बहुत सारी चीजें खोजी लेकिन हमें कोई भी ऐसा ट्रेस नहीं मिला जिससे हमें पता चले कि डार्क मोटल उसके अंदर है, शायद वो लोग सब मारे गए। और हम देखते हैं कि ये न्यूज देखते हुए उससे बात कर रहा होता है और हम देखते हैं कि न्यूज में बता रहे होते हैं कल रात को एक बहुत बड़ा टेरिबल इंसिडेंट हुआ। और ये प्रोफेसर उसी बंदे से कह रहा होता है कि सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस इंसिडेंट की वजह से सारे सपोर्टर्स हमें छोड़कर जा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट में और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते।
और ये भी दिक्कत है कि हम और डार्क मॉडल नहीं बना सकते। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी है। अब हमें कुछ नया दिखाना होगा, हमें कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, एक ग्रेटर अचीवमेंट, कोई और ज़्यादा पावरफुल, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट। और हम देखते हैं ये अपनी वाइफ को देखते हुए ये बोल रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वाइफ सीईओ को अपने पाँव के ऊपर सुला रही होती है और इसे बोल रही होती है कि रोका बाय बाय अवर डियो सीईओ हो। तो शायद ये इसे लोई गाकर सुना रही है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नैम ग्रैंडपा को कह रहा होता है। हम वही हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिस दिन नैम डिस्चार्ज हुआ था और ऑर्फनेज जा रहा होता है। तो नैम यहाँ पर ग्रैंडपा से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा, सारी चीज़ों के लिए। तो ग्रैंडपा इससे कहता है कि बिल्कुल गैंग नैम, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगा। तो नैम ग्रैंडपा से कहता है कि बिल्कुल ताकत से और हिम्मत से, है ना ग्रैंडपा। और ये कहकर ये वहां से जाने लगता है। और हम देखते हैं ये इंकी से कह रहा होता है कि क्या तुमने अपने सारे चीजें पैक कर ली इनकी, क्योंकि हमें जाना है अब। और हम देखते हैं कि ये ग्रैंडपा नैम को देख रहे होते हैं और उन्हें इंकी नहीं दिख रहा होता है। और ग्रैंडपा ये देखते हुए बहुत ज्यादा ही उदास हो जाते हैं। शायद उन्हें भी लग रहा होगा कि नैम किसी और से ही बात कर रहा, मतलब खुद से ही बात कर रहा है। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है इतनी चीजें झेलने के बाद। फिर हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर जैंग के पास आ गए होते हैं और बोलते हैं कि प्रोफेसर जैंग, क्या आपको लगता है कि ये सब ठीक है? यहाँ पर चल क्या रहा है? ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर गैंग जियोन इस तरह से इन्वॉल्व था? क्या हुआ था उस एक्सपेरिमेंट में? और हम देखते हैं कि ये प्रोफेसर इनके सामने रो रहा होता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ये यही कबाड़ी वाला कह रहा होता है कि क्या वो बूढ़ा आदमी भी वहीं पे था? क्या कर दिया है तुम लोगों ने? फिर हम देखते हैं कि ये वही सन कह रहा होता है उससे कि वो बिल्कुल अचानक से आ गया, मुझे नहीं लगा था कि वो वहां पे आएगा। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल यहाँ पर आने वाला है सच जानने के लिए कि इस प्रोजेक्ट में हुआ क्या है, ये इंसिडेंट था क्या। और हम अभी करंट टाइम का सीन देखते हैं यहाँ पर ये रो रहा होता है और ये लोग दोनों उसे खड़े होकर रोते हुए देख रहे होते हैं। और फिर ये ग्रैंडपा से कहता है जो मॉन्स्टर आपने देखा वो असल में गैंग जियोन ही है। नहीं, शायद ऐसा कहना सही रहेगा कि जो मॉन्स्टर आपने देखा वो गैंग जियोन था। उसने अपना फोकस खो दिया, उसने खुद को खो दिया और वो एक मॉन्स्टर में बदल गया। ये सब उसी चीज़ का साइड इफेक्ट है, ये हमारे प्रोजेक्ट का साइड इफेक्ट है जो कि पहली बार देखा है। ऐसा कभी किसी और के साथ नहीं हुआ था। इस चीज़ ने ही गैंग जियोन को मरने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी फैमिली को ही मार डाला। और फिर हम सन को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से कहता है कि मैं उन्हीं के साथ खा रहा था। गैंग जियोन अचानक से बर्जक में चला गया और उसने अपनी फैमिली को मारने की कोशिश की। उसने मुझ पर भी बहुत ज्यादा हमला किया और उसके बाद ही वहां पर वो धमाका हुआ। गैंग जियोन ने नहीं, असल में उस मॉन्स्टर ने वो सब किया और वो उस आग के अंदर मर गया। वो सारे मार्क्स जो गैंग जियोन के रैम्पेज की वजह से छूटे थे, तो पुलिस को लगा कि ये सब किसी आउटसाइडर ने किया था, ये एक मर्डर है। मतलब यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर गैस के पाइप को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये चीज एक्सप्लोजन से नहीं हो सकती, मतलब किसी धमाका से ये नहीं हो सकता, ये तो किसी ने जानबूझ कर काटा है। और फिर से ये कहता है, मतलब सन कहता है कि यार मैं वहीं पर उस सीन पर था और मुझे लगता है कि मैं वहां पर सबसे प्राइम सस्पेक्ट बनूंगा, इसलिए मैं वहां से भाग गया। और हम देखते हैं कि ये चोटिल हालत में वहां से भाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये कबाड़ी वाला यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है और नाटक कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, ये सब हो गया, ये बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं ये नहीं करूँगा। मुझे इस चीज़ का पता चल चुका है, मैं अब इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। इससे और भी जाने जाएंगे। बहुत सारे पीपल्स हैं जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जिनकी आशाएं हैं इन पर, जो कि गैंग जियोन जैसे सिमिलर सिचुएशन में, मैं उन सभी को क्रिमिनल नहीं बना सकता। और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि जख्मी होते हैं, मतलब। और हम यहाँ उसी लेडी को देखते हैं, मतलब येलो बाल वाली लेडी को भी देखते हैं जो डायरेक्टर पार्क से कनेक्टेड है, जो व्हील चेयर पे बैठी होती है। और फिर से ये कहता है गैंग जियोन भी यही चाहता होगा और ये रो रहा होता है। इसके मगरमच्छ के आंसू टेबल पे गिरते हैं और ग्रैंडपा ये देखकर भावुक हो जाते हैं और फिर से इस बेवकूफ के इन सारे नाटक में फंस जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये गैंग जियोन को ही याद कर रहे होते हैं, जो कि इनसे उस दिन कह रहा था कि मेरी ही तरह बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी चीजों में फंसे हुए हैं। वो लोग अपने प्रीशियस वंस को बचाना चाहते हैं। अगर मेरी दिक्कत ठीक हो चुकी है तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं भाग सकता। मुझे लगता है कि मुझे उनकी मदद करनी ही चाहिए। फिर अब देखते हैं कि ये प्रोफेसर कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे ये एक्सपेरिमेंट रोक दूंगा, ये एक्सपेरिमेंट आगे नहीं होगा। और उस बच्चे के लिए भी अच्छा ही होगा जो उस इंसिडेंट में सरवाइव कर गया, कि उसे ये सच ना बताया जाए कि उसके भाई ने ये सब किया। उसका भाई एक मर्डरर है, अगर उससे ये पता चल गया तो उसे बहुत ज़्यादा ही दुख होगा। हम देखते हैं कि इसकी बातों से ग्रैंडपा इन्फ्लुएंस्ड हो रहे होता है और ये ग्रैंडपा से कहता है कि उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, मैं उस बच्चे को पालूंगा। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं करूंगा। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की ये बातें सुनकर ये थोड़ा सा उलझन में फंस जाता है
और ये कहता है कि जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था और जो कि गैंग जियोन की फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता था, जो उसकी विशेस को हम सभी से ज़्यादा जानता था, तो ये सही रहेगा कि आप ही ये करें। और हम देखते हैं कि सच में ग्रैंडपा जियोन को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे, जिससे उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी थी। उन्होंने नैम को भी हिम्मत दी थी हॉस्पिटल के अंदर, और वो नैम से कह रहे थे कि हिम्मत से लड़ना, कभी भी हार मत मानना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे। तुम बहुत ज़्यादा ही केपेबल चाइल्ड हो बच्चे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये कबाड़ी वाला किसी को मार रहा होता है। ये बहुत ज्यादा ही गुस्सा होता है और ये उस आदमी को एक थप्पड़ मारता है। हम देखते हैं ये सीए होता है, जिसे मारते हुए चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि इस माइंडसेट के साथ तुम कभी भी किसी भी पल डार्क मॉडल में बदल सकते हो। अपनी माँ को खोजना बंद करो और इस चीज के ऊपर फोकस करो। तुम्हें ताकतवर बनना है बेवकूफ कहीं के। क्या मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया है? और सियोन मार करके इससे कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, और इससे जो थप्पड़ पड़ा होता है उस वजह से ये रो भी रहा होता है। हम देखते हैं ये सोते वक्त भी रो रहा होता है, और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद भी इसे बहुत ज्यादा ही मार पड़ी होती है। मतलब इसकी हालत ठीक नहीं होती, ये उसे बहुत ज्यादा ही मार रहा होता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये भी उसी एक्सपेरिमेंट रूम के अंदर होता है, और ये इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब इसके अंदर पहले से ही एक डार्क मॉडल जा चुका है और ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। और ये साला बेवकूफ कहीं का यहाँ पर हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि ये पक्का एक सक्सेस होगा। ये सेकेंड डार्क मॉडल जब हम इसके अंदर डाल देंगे तो पक्का हम जीत सकते हैं। एक बहुत बड़ी सक्सेस हमें मिलने ही वाली है, उसे जलाओ। और ये सब ये उस दूसरे साइंटिस्ट को कह रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस जगह पर आग लग जाती है उस डार्क मॉडल के अंदर, और सीओ यहाँ पर उस चीज को देखकर शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि उसका दरवाजा खुलने लगता है और उसके अंदर से ही वो डार्क मॉडल बाहर आ जाता है। सीओ देखकर हैरान हो जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बंदा भी, मतलब प्रोफेसर भी ये देखकर कहता है कि ये कैसे हो सकता है। सीओ भी ये देखकर हैरान होता है, और हम देखते हैं कि उस कंटेनर के अंदर से एक डार्क मॉडल बाहर आ रहा होता है, जो सीओ को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। और हम देखते हैं कि सीए को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और इस बच्चे का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये उस ब्लैक किसी ऐसी ब्लैक एंटिटी को देखकर भी थोड़ा सा भी नहीं डर रहा है। मतलब क्या ही है ये बच्चा। मतलब भाई सीओ बचपन में भी नेक्स्ट लेवल का बंदा था। और हम देखते हैं कि ये डार्क मॉडल इससे कहती है कि रॉका बाय बाय आवर डियर सीओ हो। और हम देखते हैं कि ये वही लोरी, मतलब ये वही चीज होती है जो इसकी मॉम पहले से क्या करती थी, तो शायद ये डार्क मॉडल इसकी मॉम ही है। और हम देखते हैं कि ये डार्क मॉडल पूरी तरह से जल जाता है, और असल में उस कंटेनर के अंदर ही सीओ भी चला गया होता है। और हम देखते हैं कि ये देखकर इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है और ये चिल्लाने लगता है और कहता है ये सब कैसे हो सकता है, ये बकवास क्या हो रही है, ये सब तो नहीं होना चाहिए था ना, ये तो एक सक्सेस होने वाली थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर सन भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है, और हम देखते हैं ये लोग दोनों किसी चीज को देख रहे होते हैं जो कि पूरी तरह से जल गई होती है। तो शायद ये सीओ की लाश ही है। और हाँ, ये सीओ की लाश ही है। और फिर सन प्रोफेसर से कहता है कि मुझे लगता है कि वो अब वापस नहीं आने वाला, मुझे लगता है कि वो लोग साथ में मर गए। हम देखते हैं कि ये अपने ही बेटे को इस तरह देख रहा होता है और कहता है कि फेंक दो इस कबाड़ को। ये बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है, मतलब सन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है इस चीज को सुन के, और फिर भी ये कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। तो भाई मुझे इस बंदे का बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, भाई कैसा बेकार आदमी है यार ये। अपने ही बच्चे को कह रहा है कि फेंक दो उसे। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉइस आ रही होगी तो मुझे माफ करना, यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फिर हम सन को देखते हैं जो कि बारिश में, मतलब बारिश हो रही होती है और ये सीओ की लाश को फेंकने के लिए आया होता है। हम देखते हैं कि इसने उसे किसी कपड़े में लपेट रखा होता है, और सीओ का हाथ थोड़ा सा हिलता है, इसका ध्यान उस पर जाता है और ये तुरंत ही उसे नीचे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि ये नीचे गिर जाता है, मतलब सीओ नीचे गिर जाता है, और ये तुरंत एक गन निकाल कर उसके ऊपर पॉइंट करता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत देखा, क्या वो मेरी इमेजिनेशन थी? नहीं, मुझे मेक श्योर करना होगा कि ये पक्का मर ही जाए। और ये गन का ट्रिगर दबाने लगता है, लेकिन ये ट्रिगर नहीं दबा पा रहा होता है, इसका हाथ अचानक से कांपने लगता है। और ये देखकर ये बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। ये कहता है कि छोड़ो, रहने दो, वैसे भी ये इस जगह पर बिल्कुल नहीं बचने वाला। तो इसने इसे किसी ड्रेनेज के पास में फेंक दिया होता है, और ये गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीओ की लाश से वहां पर पड़ी होती है, और ये अचानक से आंख खोलती है, मतलब ये अभी भी जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि इसके पास डार्क मॉडल का हाथ बढ़ने लगता है, और ये इसे सीधा करता है और कहता है कि हे, हेलो, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। क्या तुम अभी भी सांसें ले रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम वहां पर मर गई तुम्हारी जगह पर, और तुम्हें बचा दिया है कि तुम बाहर आ सको। हम देखते हैं कि ये डार्क मॉडल बाकी सारे डार्क मॉडल से थोड़ा अलग होता है, मतलब इसके पास रेड आइज होती हैं। हमने पहले भी एक रेड आई डार्क मॉडल देखा है पिछले वीडियोस में। फिर हम देखते हैं कि सीओ का ध्यान इसके ऊपर जाता है, मतलब सीओ इस डार्क मॉडल को देखकर शॉक हो जाता है, और ये डार्क मॉडल कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बदला चाहिए। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए बदले के अंदर? अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो कैसा रहेगा? हम देखते हैं कि
सीईओ ने अभी भी उस रिंग को मतलब रिप्रेसर को अभी भी अपने हाथ में रख रखा होता है, उसकी बहुत बुरी हालत के बाद भी ये उस डार्क मॉडल को देखता है और हाँ में सर हिलाता है। और फिर डार्क मॉडल कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, और ये उसके शरीर के अंदर घुसता है और उसे फाड़ देता है। और हम तभी देखते हैं कि ये सीईओ का ड्रीम होता है और ये उठते हुए अचानक से बेंच के ऊपर हाथ पटकने लगता है और बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया होता है और चिल्ला रहा होता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बाकी सारे बच्चे इसे देखकर शॉक हो गए होते हैं और ये बोलता है कि मैं फिर से ऑलमोस्ट स्लीप पैरालिसिस में चला गया था, क्या हो रहा है ये। और हम देखते हैं कि डेयन उसे एक फटका देती है नोटबुक से और उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहे हो, तुमने तो मुझे अभी डरा ही दिया था। तो ये कहता है कि मुझे माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नैम के क्लासरूम को, यहाँ पर नैम बोलता है कि क्या नेक्स्ट डोर क्लासरूम में कुछ दिक्कत हुई है। तो बगल वाले क्लास मतलब नेक्स्ट डोर मतलब बगल वाले क्लासरूम, और सीईओ नैम के बगल वाले क्लासरूम में रहता है, मतलब जैसे अलग सेक्शन हो गया ना, क्लास सेम है पर बस सेक्शन अलग है। और इसके साथ इंकी भी होता है जिसने अपना कलम पकड़ रखा होता है, मतलब पेन पकड़ रखा होता है। ये भी उसी चीज को सोचता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आवाज किस चीज की आ रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्यूटी पाई इंकी बैठा हुआ होता है और फिर नैम किसी को कहता है कि बड़े भाई आप यहाँ पर कैसे आए। इसका ध्यान उस तरफ जाता है और ये नैम को बहुत ज्यादा ही अजीब तरह से घूर रहा होता है। फिर नैम कहता है कि आप यहाँ पर, बड़े भाई की आपको कोई काम है। हम देखते हैं ये जिन्यूक होता है जिसे नैम बड़े भाई कह रहा होता है। और यहाँ पर जिन्यूक आता ही कहता है कि क्या तुम आज रात को फ्री हो नैम। तो नैम कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। तो जिन्यू कहता है कि मम्मी ने कहा है कि आज तुम हमारे साथ रेस्टोरेंट पर डिनर करने वाले हो, ठीक है तो तुम्हें आना ही होगा। हम देखते हैं कि इंकी जिन्यू को अजीब तरह से घूर रहा होता है और हम देखते हैं कि नैम बोलता है कि क्या ये सच है, ठीक है मैं वहां पर जरूर आऊंगा बड़े भाई। और इंकी ये सुनकर उदास हो गया ये सुनते हुए और ब्लैकआउट हो रहा होता है वहां पे। और फिर नैम इंकी को देखता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर इंकी रो रहा होता है। और ये देखकर नैम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि ये रो क्यों रहा है। ये उसे देख रहा होता है, फिर जिन्यू से कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, मैं वहां पर जरूर आऊंगा। और हम देखते हैं कि इसने इंकी को इग्नोर कर दिया होता है। इंकी इस चीज को देखता है और कहता है क्या मुझे इग्नोर कर दिया। इनकी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गया था क्योंकि नैम ने उसे इग्नोर कर दिया और ये मुंह फुलाते हुए दूसरे बेंच पर भाग जाता है। और यहाँ पर जिन्युक नैम से अभी कह रहा होता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें टाइम बता देता हूँ, हमें 6:30 बजे मिलना है, ठीक है तो तुम्हें आना होगा। हम देखते हैं कि इनकी दूसरे बेंच पर आ गया होता है, मतलब दूसरे डेस्क पर आ गया होता है और ये किसी और की नोटबुक फाड़ रहा होता है। नैम उसे देखता है और ये दूसरी नोटबुक फाड़ के मुंह फुला के, क्या लग रहा है भाई, तो बहुत ही प्यार से ये वहां पर एक कागज की बॉल बनाता है और जिन्यूक को फेंक कर मारता है। जिन्यूक इसे बोल रहा होता है, मतलब नैम को बोल रहा होता है कि तुम अपने साथ अपने दोस्त भी ला सकते हो। हम देखते हैं कि जिन्यूक ध्यान देता है कि उसके ऊपर कुछ आकर गिरा है और ये कागज होता है। फिर ये पीछे घूमता है और सोचता है कि ये साला किसने किया। हम देखते हैं इनकी तो इसे दिखेगा नहीं, वहां पर कागज फटा होता है और यहाँ पर कौन बलि का बकरा बना होता है, हमारा होने। यहाँ पर होने बन चुका होता है बलि का बकरा। जिन्हें उसे देख रहा होता है और होने में से आते हुए कहता है अरे सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे आए। ये अपनी सॉफ्ट ड्रिंक पीकर एंजॉय कर रहा होता है और उसके बाद जिन्हें किससे कहता है कि क्या साले तुम मुझसे फाइट करना चाहता है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और ये सुनते ही ये साला अपनी पूरी कोल्ड ड्रिंक उसके मुंह पर थूक देता है। ये बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है, इसी वजह से इसने ये किया और इसके बाद बोलने लगता है कि मुझे माफ कर दो सीनियर, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिन्यूक और ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, इसकी पूरी फट गई होती है, ये कांप रहा होता है और जिन्यूक कुछ नहीं बोल रहा होता है। फिर इसके कंधे पर हाथ रखता है और इसे पीटने जा ही रहा होता है तब तक नैम आता है और बोलता है कि होने मेरा सबसे करीबी दोस्त है, तो क्या बड़े भाई मैं इसे अपने साथ ला सकता हूँ, ये ठीक रहेगा ना बड़े भैया। हम देखते हैं ये सुनते ही जिन्यूक रुक गया होता है और फिर नैम इंकी को देखकर सोच रहा होता है कि अचानक से ये क्यों किया इसने। हम देखते हैं कि इंकी जिन्यू की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा होता है बड़े भैया, बड़े भैया, ये बड़े भैया। और वो वहीं पे गिर जाता है, उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है और बोलता है ये साला बड़े भैया। देखते हैं कि वो वहां से डिसअपियर हो जाता है और नैम ये देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है कि इसके साथ हो क्या रहा है, फिर से ये पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। यहाँ पर जिन्यू होनेम के कंधे को दबा रहा होता है और कह रहा होता है कि ध्यान से, ध्यान देना कि तुम जरूर आओ। और फिर होनेम इससे कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं जरूर आऊंगा सर, मैं बिल्कुल जरूर आऊंगा। हम देखते हैं कि जिन्यू के वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है तुम और भी दोस्तों को ला सकते हो, ठीक है ना। तो नैम कहता है ठीक है बड़े भैया। और हम देखते हैं कि होनेम की जान में जान आ गई होती है कि भाई इसने उसे छोड़ दिया, मतलब पीटा नहीं, ये तो मार खाने ही वाला था। फिर ये नैम के पास आता है और उसके कंधे पर सर रख के कहता है तू मेरा सोलमेट है भाई, तूने मुझे बचा लिया यार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हम हमेशा दोस्त रहे हैं, समझा ना।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ बच्चे सीईओ गेस्ट लेक्चर में जा रहे होते हैं, मतलब किसी सीईओ का लेक्चर सुनने जा रहे होते हैं जो कि गेस्ट बनकर इनके स्कूल में आया होता है। फिर हम देखते हैं उसी सीईओ को जो कि इनसे कहता है कि तुम लोग अपने ग्रेड्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहाँ पर आए हो तो ठीक है, अटेंशन दो। यहाँ पर कोई बेवकूफ़ी नहीं हो रही है, तो बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दो। हम देखते हैं कि डेविन भी यहाँ बैठी होती है और इसी चीज़ को सुन रही होती है पूरे गौर से ध्यान लगाकर। फिर हम देखते हैं कि यहीं पर हमारा गुंडा आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हो, यहाँ पर तो सारे सीट्स फ्री है ना, तो तुम्हारे बगल वाली सीट्स भी फ्री ही होंगी, क्या उसके लिए पैसे लगेंगे? तो ये कहती है कि बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। हम देखते हैं 3 बेवकूफ़ बच्चे इसी ऑडिटोरियम में आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज तो क्लास ही नहीं होगी। क्या मज़ेदार चीज़ हुई है हमारे साथ, ऐसा तो रोज़ ही होना चाहिए। बस दिक्कत यहाँ ये है ना कि किसी बेकार आदमी की बकवास सुननी पड़ेगी। तो भाई ऐसे बच्चे पक्का सारे स्कूलों में होते ही होंगे कुछ इवेंट्स पे, जो लोग बेवकूफ़ किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। वैसे उन बेवकूफ़ों में मैं भी एक। फिर हम देखते हैं कि इनमें से एक मोटा बच्चा कहता है कि वहाँ पर देखो, क्या वो वहाँ पर एक फॉरेनर बैठी है? मैंने उसे कई बार स्कूल आते हुए देखा है। तो ये लड़के कहते हैं कि शायद वो फॉरेनर ही है। और ये हुडी गाय कहता है कि मैंने उसे बहुत बार देखा है स्कूल आते हुए, चलो उसके पास ही जाकर बैठते हैं। फिर हम देखते हैं ये ब्लू टी शर्ट वाला लड़का कहता है कि तू साले बहुत ज्यादा ही हरामी है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग तीनों उन दोनों के पीछे ही बैठ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसे देखकर तेयुन बोल रही होती है कि शायद सेकेंड ईयर्स की सीट्स दूसरी साइड है, ये बेवकूफ यहाँ के बैठे हुए हैं। हम देखते हैं कि ये वहाँ पर लेक्चर हो रहा होता है, टुडेज लेक्चर द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर बहुत बढ़िया लेक्चर हो रहा है, टॉपिक से पता चल रहा है कि लेक्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सारे बच्चे लेक्चर सुनकर बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे होते हैं और वो सीईओ सारे बच्चों से कहता है कि हेलो एवरीवन, आप सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। फिर हम इन 3 बदमाशों को देखते हैं जो कि आपस में कह रहे होते हैं कि अबे इधर देख, चल मेरी एक फ़ोटो खींच। और हम देखते हैं कि वो लोग डेयुन के सीट के पीछे हाथ लगाते हैं और बेकार काम कर रहे होते हैं, वैसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहता है कि चल मेरी एक फ़ोटो खींच। और ये नीला बंदा कहता है कि तू साले बहुत ज़्यादा ही हरामी है। ये साला हंस रहा होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और सीईओ का इन पे ध्यान जाता है। ये कहता है कि ये लोग कितना ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ये उन लोगों को फ़ोटो खींचते हुए देख लेता है और उसके बाद जब ये पीछे घूमता है तो वो लोग नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सीईओ ने इन चीज़ को देख लिया होता है लेकिन डेयुन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया होता और ये लोग फिर पीछे हंसने लगते हैं। सीईओ फिर से नॉर्मली बैठ जाता है, ये लोग हंस रहे होते हैं और इनमें से एक लड़का कह रहा होता है कि ये बे चल इसे सभी को भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीईओ को पता चल गया होता है कि इन सालों ने किया क्या है। ये बोल रहा होता है कि ये साले मैं इन सभी को छोड़ूंगा नहीं। फिर हम इसी सीईओ को देखते हैं जो कि सभी बच्चों को कहता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ और समय बच चुका है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसे बाथरूम जाना है वो अभी ही जाकर आ जाए। हम देखते हैं कि ये ब्लू शर्ट वाला गाय कहता है कि चलो बाथरूम चलते हैं। फिर हम देखते हैं ये तीनों बेवकूफ बाथरूम चले जाता है और फिर सीईओ भी खड़ा हो जाता है और इन बेवकूफ के पीछे चल देता है। देव का ध्यान उस पे जाता है। फिर हम मेंस बाथरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर इन तीनों को किसी ने रोक दिया होता है और ये तीनों उससे कह रहे होते हैं कि अबे साले चल रास्ते से हट। हम देखते हैं ये सीईओ होता है जो कि इनसे कहता है कि अबे अपना फोन दे इधर। ये हुडी गाय कहता है कि तुझे लगता क्या है बे, तू कौन है जो हमसे बकवास कर रहा है? साले इनफॉर्मली बात कर रहा है, तुझे पता नहीं सीनियर से कैसे बात करते हैं? तो सीईओ कहता है मुंह बंद कर साले, मैंने देख लिया था कि तुम लोग क्या कर रहे थे हमारे पीछे। तो ये हुडी गाय कहता है कि तू साले तू कर क्या लेगा, देख रहे हो बे साले कि क्या बकवास कर रहा है ये। ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ भी बोलेगा और हम लोग मान जाएंगे। फिर हम देखते हैं ये ब्लू टी शर्ट का गाय कहता है कि तू तो वही है ना ली गेचेंग का सबॉर्डिनेट। वैसे तुम लोग वही लोग हो ना जो लोग बोलते बहुत है और करते कुछ नहीं। तुझे क्या लगता है तू टफ एक्ट करेगा तो हम तुझे छोड़ देंगे, अब तू नहीं बचने वाला। और ये लड़का सीओ से कह रहा होता है कि तू तो साला, मैंने कभी तुझे फाइट्स में भी नहीं देखा। पक्का साला किसी ने तेरे बारे में रूमर्स फैलाए होंगे, बेकार के रूमर्स कि तू बहुत ज्यादा पावरफुल है, तूने इनको मारा उनको मारा। हम देखते हैं कि ये देखकर सीओ इसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। ये झुकता और कहता है कि तुझे क्या लगता है बे कि तू मुझे मार सकता है? साले तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं सीईओ इसका सर पकड़ता है और कहता है कि बिल्कुल साले मैं तुझे मार सकता हूँ। इसका सर ऊपर से पकड़ के इसके सर में एक घुटना मारता है। हम देखते हैं इससे इस लड़के की हवा टाइट हो गई होती है। फिर सीईओ इसका सर फिर से पकड़ता है और इसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे इसका मास्क भी उतर जाता है और इसकी सारी हेकड़ी भी। ये बंदा नीचे गिरता है और फिर ये कहता है कि और भी फाइट करनी है? कब से अपना मुंह चला रहे हो? मुझे लगता है तुम लोग को इतनी ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। फिर ये उसी का फोन निकालता है और कहता है कि तू साले तेरे पास इतनी सारी फोटोज क्या कर रही हैं? और ये उस फोटो को देखकर, तो तुम लोग हमारे पीछे यही सारी चीजें कर रहे थे, इन सारी पिक्स को लेकर तुम्हें लगता क्या है? फिर हम देखते हैं वो मोटा कह रहा होता है कि क्या क्या बोल रहे हो तुम, हमने कुछ नहीं किया और हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, हमने कोई फोटो नहीं ली तुम्हारी। हम देखते हैं कि सीईओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था उस फोटो को देखकर और उसके बाद उस फोन को अपने हाथ से ही कुचल देता है
और ये देखकर इन दोनों की बॉडी में चिल्स मच चुके होते हैं, मतलब भाई दोनों के रोंगटे खड़े हो चुके होते हैं, फट गई होती है दोनों की। सीओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और कहता है कि मुझे अपने फोन अभी दो तुम सालों। तो इस पार्ट में हमें बहुत ज्यादा कुछ पता चल चुका है कि क्या क्या हुआ है असल में यहाँ पर। हमें ये भी पता चल गया कि जो गैंग जियोन है उसके साथ क्या क्या हुआ था पास्ट के अंदर। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, वो बहुत ज्यादा ही दुखी था इस चीज को लेकर, अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था। उसने बहुत बुरा टाइम देखा था अपनी फैमिली के साथ, और वो बहुत ज़्यादा काइंड था। लेकिन शायद उसकी किस्मत ही ख़राब थी, जो कि उसे डायरेक्टर पार्क मिल गया। और डायरेक्टर पार्क भी कोई बढ़िया आदमी नहीं है अभी तक हमने जितना देखा है उससे। मुझे भी एक साइकोपैथ ही लगता है उसी प्रोफेसर की तरह। और वो प्रोफेसर तो भाई क्या ही बोलूँ, दुनिया का सबसे बेकार आदमी है वो अपनी बीवी और बच्चे का नहीं हुआ तो वो किसी का नहीं होगा, जो अपनों का अपना नहीं वो किसी का नहीं है। मुझे तो ये कैरेक्टर डांजो से भी बेकार लगता है यार। इस कैरेक्टर को मतलब इस कबाड़ी वालों को जहाँ देख लेता हूँ मन करता है कि इतनी गालियाँ दूँ, लेकिन कैसे गालियाँ दूँ, फैमिली देखती है ना। अरे मतलब यूट्यूब फैमिली देखती है। और हमें ये भी पता चला कि डार्क मॉडल्स के क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। डार्क मॉडल्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और इस एक्सपेरिमेंट को करना सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जैसा कि हमें पता चल रहा है। जैसा कि नैम के भाई ने सभी को मार दिया बेजक में जाकर, और ये चीज़ उस बंदे सन ने विटनेस की थी। जैसा कि हमें पता चल रहा है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने देखा था कि सन उनके डिनर पे तो नहीं ही था। तो शायद कुछ और ही हुआ है, और इसका राज भी जल्दी ही खुल जाएगा आने वाली वीडियोस के अंदर। आने वाली वीडियोस और ज़्यादा क्रेजी होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा राज खुलने वाले हैं। ये भी हमें पता चल जाएगा कि ग्रैंडपा इन लोगों के साथ अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि फिर से ये डार्क मॉडल प्रोजेक्ट ऑन हो चुका है। और ग्रैंडपा इनके पास क्यों काम करते थे, क्योंकि ग्रैंडपा को पता ही नहीं था कि डार्क मॉडल प्रोजेक्ट में क्या है हो रहा है। मतलब उनको लगता था बस कि ये अच्छा ही हो रहा है, ये छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट है जिससे कुछ दवाइयाँ बनेगी, जिससे लोगों की इलनेस खत्म हो जाएगी, समझे। तो इसलिए ग्रैंडपा इनके पास काम कर रहे थे, और कुछ भी नहीं है। और ग्रैंडपा ने अपनी फैमिली भी खो दी थी, इसीलिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो बस लोगों को बचाना चाहते थे इसीलिए। और उन्होंने जियोन की वजह से नैम को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि जियोन जो मरा है उसकी मौत ऐसे ही खाली ना जाए, उसका भाई ऐसे अनाथ ना रहे, बहुत बुरे समय में ना जिए, जो कि उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझते थे ग्रैंडपा, इसीलिए। और आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाली है, ये मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ, क्योंकि आने वाली फाइट्स मतलब बहुत ज़्यादा ही क्रेजी हैं। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाली है उसके बाद से डार्क मोड पूरी चेंज हो जाएगी भाई। इसके अंदर इतनी ज़्यादा फाइट्स होने वाली हैं कि मैं क्या बोलूँ भाई, टॉप नॉच एक्शन होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है भाई। 1K को करा दो यार, मेरे जैसे बेरोजगार का यार प्लीज़ करा दो। भाई हो यार तुम्हारे, भाई और बहन भी। और हाँ, जो लोग दूसरी कंट्रीज से भी देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नेपाल से देख रहे हो, और भी बांग्लादेश, और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो थैंक यू, लव यू यार। और जो लोग यहाँ से भी देख रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, थैंक यू, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो सीरीज़ को। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी होने वाली है आगे जाकर, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्रेजी होने वाली है ये सीरीज़। तो बने रहो इस सीरीज़ के ऊपर में। और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर दिया करो यार, और कमेंट किया करो। मैं हर बंदे के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो मैं तुम्हारा भी रिप्लाई करूँगा। और हाँ, वीडियो लेट है इसलिए क्योंकि बड़ी वीडियो बन रही है, और बड़ी वीडियो बन ही गई है लगभग लगभग। तो आ जाएगी कुछ और दिनों में, क्योंकि वो बड़ी वीडियो उसमें समय लग रहा है, ये वीडियो बनाने में ही समय लग जाता है। तो बड़ी वीडियो चल रही है, उस पर काम चल रहा है। मैंने कुछ चैप्टर छोड़ के बड़ी वीडियो बनाना शुरू किया था, क्योंकि मुझे पता था कि बीच में शायद ये रुक जाएगा। इसीलिए अभी जो चैप्टर्स ऐसे बचे हुए हैं उन्हें मैं छोटी वीडियोस में ही कवर कर दूंगा, 1 घंटे वाली वीडियोस में। तुमने चिंता मत करो। और हाँ, मतलब 3 दिन में एक वीडियो आ जाएगी, अब से मैं रेगुलर हो गया हूँ। और शायद एक हफ्ते में 2 से 3 वीडियो तो पक्का ही आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और लव यू यार, बाय। सब्सक्राइब कर दो।